यहां से लेके यहां तक, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 तो सबके लिए है, लेकिन ये ग्राफ ये बता रहा है कि धीरे धीरे प्रेशर कमा है। ये ग्राफ बता रहा है ना कि एक ही झटके में प्रेशर क्या हो गया, घट गया। मतलब उसमें बीच में कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे देखो हम कट मारेंगे तो एक कांस्टेंट प्रेशर आएगा ना। हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। देखो तो अंतर तो है, देखो इस ग्राफ के लिए ये पूरा एरिया है कि नहीं, लेकिन छोटे वाले ग्राफ के लिए कौन सा एरिया है बोलो ना, इतना सा है। तो एकदम आंख खोल के देखो तो मैं एक चीज लिखता हूं, वर्क एक्सपेंशन रिवर्सिबल, और मैं इधर लिखता हूं वर्क मॉड में लिख रहा हूं एक्सपेंशन इरिवर्सिबल। कौन बड़ा और कौन छोटा है, सोच को देखो तो। रिवर्सिबल बड़ा है, क्योंकि रिवर्सिबल का एरिया इतना बड़ा है और इसका तो इतना सा छोटा है। यानी हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल का वर्क इरिवर्सिबल से क्या होगा, ज्यादा। सिमिलरली यहां भी सोचो, ये एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन है। अभी हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बढ़ा है ना, ये कहलाएगा रिवर्सिबल। लेकिन बोलता है क्या इसी घटना को हम इरिवर्सिबल करा सकते हैं क्या? जी हाँ, कैसे करा सकते हैं, एक ही झटके में बढ़ा दो और वो ग्राफ ऐसे दिखता है। मतलब जो यहां था ना, क्योंकि एक ही झटके में बढ़ाओगे तो जो हाईएस्ट प्रेशर आएगा ना वो सबसे ऊपर रहेगा। तो देखो तो अंतर साफ दिख रहा है। इसमें एरिया इसका वाला बड़ा है कि इसका वाला बड़ा है, ऊपर वाला का बड़ा है, क्योंकि इसके लिए पूरा एरिया आएगा। तो देखो मैं फिर से कंपेरिजन लिखता हूं, वर्क कंप्रेशन रिवर्सिबल वर्सेस वर्क कंप्रेशन इरिवर्सिबल। जरा बताओ तो कौन बड़ा होगा? इरिवर्सिबल। देखो दोनों उल्टा हो गया, देखो उल्टा है। यहाँ बड़ा कौन है, रिवर्सिबल, और यहाँ बड़ा कौन है? क्यों? क्योंकि इसके इरिवर्सिबल का जो ग्राफ है वो ऊपर में चला जाता है कंप्रेशन के दौरान, और एक्सपेंशन के दौरान नीचे रहता है। तो फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं, इन चारों में सबसे ऑर्डर बताओ, मतलब चारों में सबसे छोटा कौन है? देखो तो हमको तो लगता है सबसे छोटा ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्क एक्सपेंशन रिवर्सिबल, और इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो वर्क, हमने गलत लिख दिया क्या? गलत लिख दिया इरिवर्सिबल। और चारों में बड़ा कौन है देखो तो, वर्क कंप्रेशन, कौन सा में, इरिवर्सिबल में। ये सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे लोएस्ट है। बाकी कौन बच्चा है देखो तो, दो लोग। कौन कौन दो लोग हैं? एक तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन और एक बचा है रिवर्सिबल कंप्रेशन। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? कोई नहीं होगा, दोनों एक सेम है। भैया जो रास्ता ये है वही रास्ता है ना, तो ये दोनों में कोई बड़ा नहीं होता है, वास्तव में दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे वर्क एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल इज इक्वल टू वर्क एक्सपेंशन, नहीं एक्सपेंशन कहां से, कंप्रेशन, किसमें, रिवर्सिबल में। ये क्या होगा, इक्वल। दिस इज द फाइनल ऑर्डर। ये परीक्षा में आएगा नीट में, अभी तक नीट में ये नहीं पूछा है ऑर्डर, जेई में आ चुका है। क्या है सवाल, बहुत सरल है कि चार प्रकार के वर्क होते हैं, रिवर्सिबल कंप्रेशन, ई रिवर्स, उल्टा मैं बोल रहा हूं, यहां चलते हैं, रिवर्सिबल कंप्रेशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ग्राफ के फोटो को देखो और आंसर स्पष्ट है। ये सबसे छोटा ग्राफ है, ये सबसे बड़ा है, और ये तो दोनों में क्या है, सेम है। यही आता है ऑर्डर। ग्राफ समझो, याद करो, जो करना है कर लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो ये बस छूटा हुआ था, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नया चीज चालू करना है। यहां तक लिख लो।
चलो हो गया। हाँ, नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है। ये ऑर्डर परीक्षा में आता है, जैसे करके लिखा रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप कैसे करके बना सकते हो गया क्या? चलो, आज का पीडीएफ आया था, उसको ओपन करो, नया टॉपिक है, खत्म। तो हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टू। तो पार्ट टू ही है अभी, लेकिन पार्ट टू में टॉपिक बदल गया, इसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो, अब इस पूरा समझना पड़ेगा, तुम लोग पूरा ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें इसमें हम करेंगे अभी। हाँ, बहुत मजेदार है ये, सुनाते हैं, देखो आओ इधर। सुबह सुबह आया था, मैंने पीडीएफ काट के भेजा था बीच में से। हाँ, क्योंकि हमने टॉपिक को उथल पुथल कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है ना, तुम्हारे बैच में, है ना। तो जो पार्ट थ्री था दूसरे बैच का, वो तुम्हारा पार्ट टू बन गया है ना? तो उसमें लिखा होगा वैसे पार्ट थ्री, लेकिन पार्ट टू है। सुनो जरा ध्यान से, पूरा ध्यान से समझाता हूँ, पूरा प्रवचन है इसमें 10 मिनट। ध्यान से आओ, सुनो इधर बोर्ड में। देखो, पहले कुछ पूछताछ करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़े थे, बताओ तो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बढ़िया बात है। क्यू क्या होता है? हीट होता है। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क होता है। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तुम देखो ना, अभी तक हम जिंदगी में जो कुछ भी पढ़े हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में।
आओ जी, सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखा नहीं है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यू कैसे निकालते हैं, क्यू कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच वगैरह भी सब निकालना हम लोग उधर सीख लिए थे। लेकिन एक चीज जो अभी जिंदगी में बचा है, जरा ध्यान से सुन। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन या प्रोसेस के हम सब कुछ निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, डेल्टा एच निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और हमको ये बताना है कि वो रिएक्शन, हमको ये बताना है कि वो रिएक्शन नेचुरल है या अननेचुरल है, मतलब वो प्रोसेस ऑटोमेट, नेचुरल का मतलब होता है जो अपने आप होता है, और दूसरा है अननेचुरल मतलब जो होता नहीं है, हम करवाते हैं। तो कोई अगर हमको ये पूछ ले कि कोई चीज नेचुरली हो रहा है या अननेचुरली हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम डेल्टा यू हीट वगैरह तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कोई रिएक्शन नेचुरली हो रहा है कि अननेचुरल। थोड़ा भी इसमें अलग अलग एग्जांपल डालते हैं, अब सुनना बहुत मजेदार है, सुनो जरा। जैसे मान लो छत पे पानी रखा है, तो छत से अगर पानी को नीचे लाना है तो उसके लिए तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली धक्का दे तो पानी ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर पानी को छत पे पहुंचाना है, उसके लिए बहुत मेहनत है। मोटर लाओ, पानी लाओ, पानी तो है ही, पाइप लाओ, इलेक्ट्रिसिटी लाओ, बोर्ड लगाओ, बटन दबाओ, ऊपर से पानी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, मान लो बीच में पाइप फट गया तो, है ना, मतलब पाइप बढ़िया भी होना चाहिए, पाइप फटना नहीं चाहिए। मतलब पानी को छत पे भेजने के लिए हमको बहुत सारा उसमें तिकड़मबाजी लगता है। तो ऊपर पानी भेजना है ना, उसमें मेहनत लगता है, इसको बोलते हैं ये नेचुरली नहीं हो रहा है। लेकिन पानी को जब नीचे लाना हो ना, उसके लिए तुम मेहनत नहीं करना है, तुम नहीं भी मेहनत करोगे ना फिर भी वो कभी ना कभी गिर ही जाएगा, तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन पानी ऊपर भेजना है ना, तो तुमको भेजना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बोला गया जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेचर में होते हैं, जिसको नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स उसी नेचुरल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरली हो रहा है। तो इसका उल्टा भी तो होता होगा ना, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो शब्द है जिसको हमको बहुत डिटेल में समझना है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो सारे प्रोसेस है जो खुद से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जो खुद से नहीं होते हैं। बहुत सारा इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सोचो नदी का पानी है, धीरे धीरे भी गर्मी का मौसम आएगा तो हम देखेंगे नदियां सूखने लगती है। तो नदियां सूखता है तो उसको सुखाने में हम क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, यानी नदी ऑटोमेटिक सूख जाता है। तो ये पानी धीरे धीरे वेपर बनता होगा, अब वेपर बनकर उड़ जाता होगा, तो ये भी घटना क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस। और हम डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुमको पढ़ाई करना है, तुमको नीट निकालना है, तो नीट निकालने के लिए एक ही तरीका है, पढ़ना पड़ेगा सुबह से शाम, और उसके लिए मेहनत लगता है। तो हम जब नीट निकालने के लिए हम जो पढ़ाई करते हैं सुबह से शाम तक, इसमें हम अपना एफर्ट डालते हैं ना। क्या ऐसा है क्या कि हम बस उठे और ऑटोमेटिक पढ़ाई चालू है, नहीं, हमको पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। इसका मतलब जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो घटना क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन मान लो किसी ने को चाहिए कि नहीं हमको नीट नहीं निकालना है, तो उसके लिए कोई मेहनत करना है क्या, कि नहीं एकदम हम सुबह से लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, किसी भी हाल में सलाह इस बार नीट नहीं निकलना चाहिए, है ना, इतना सुबह से मेहनत कर रहे हैं कि नीट ना निकले, मान लो पता चला गलती से निकल गया तो, ऐसा नहीं होगा। नीट नहीं तुमको निकालना है ना, उसके हजार तरीके हैं, लेकिन अगर नीट निकालना है तो एक ही तरीका है, पढ़ना पड़ेगा। तो बोला गया कि जो स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, जो अपने आप होता है, ये होने के तरीके बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इनके होने के तरीके काफी लिमिटेड है। जैसे अब तुमको नीट निकालना है, एक ही तरीका है भैया, पढ़ाई करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर किसी को नीट नहीं निकालना है तो 50 तरीका है, बहुत क्या, गांजा पीना चालू करो, भांग पियो, दारू पियो, चोरी करो, बैंक लूटो, है ना, कुछ भी अपहरण करना चालू करो लोगों को, है ना, कुछ भी हम कर सकते हैं। ऐसे हजारों तरीका है, छत पर से कूद जाओ, है ना, ट्रेन चलते हुए ट्रेन से चार चार पांच लोगों को धक्का दे दो, कुछ भी हम कर सकते हैं जिससे हमारा नीट नहीं निकलेगा। मतलब नीट नहीं अगर तुमको निकालना है ना,
तो हजारों मेथड है, लेकिन अगर नीट निकालना है तो एक ही तरीका है, पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो एक तरीका है ना, सिर्फ बहुत लिमिटेड तरीका है, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और जिसके होने के कई सारे रीजन हो, कई सारे पाथ हो, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और ये ऑटोमेटिक होता है। नीट किसी का नहीं निकला, उसके लिए मेहनत नहीं करना है, तुम कुछ मत करो, सोए रहो 2 साल, ऑटोमेटिक तो देख लो नीट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस है वो। तो जो चीजें स्पॉन्टेनियस होती है ना, नेचुरली होती है, उसको करने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में। और भी मैं इसमें एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने बोला कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और एक स्पॉन्टेनियस होता है, इसके होने के बहुत सारे पाथवे हैं, टू मेनी पाथवे, और इसके होने के लिमिटेड पाथवे हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तुमको देता हूं। अच्छा, एक छोटी सी बात पहले करते हैं। एक बात बताओ, ये जो चीजें स्पॉन्टेनियस हो रहा है और कोई नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ये तो हम करवा रहे हैं, यानी ये ह्यूमन बींग्स करवाता है, और ये नेचुरली होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, मतलब इस नेचर में कोई चीज खुद से ही क्यों स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो उसके दो रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन दिया गया है ना, कि स्पॉन्टेनियस होने का पहला रीजन है स्टेबिलिटी। कैसे? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है? देखो, जब पानी छत पर से नीचे गिरता है ना, तो छत पे जो पानी है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। जैसे ही पानी छत पर से नीचे आता है, वो पानी का एनर्जी डाउन होता है, और एनर्जी घटने के बाद पानी क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो एक रीजन तो ये बनता है कि सर कोई चीज अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है, उसका रीजन ये है कि वो होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन ये 100% सही नहीं है। देखो कैसे, जो नदी का पानी है ना, वो ऑलरेडी नदी में था। जब तुम उसको वेपर बनाओगे, तो अभी तो गैसियस फॉर्म में आ गया। अब गैसियस फॉर्म में आने के बाद वो पानी उड़ना चालू कर देगा। तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ा कि घटा? घट गया ना। पानी जब वेपर बनेगा, पहले तो बेचारा एक ही जगह था, नदी में था, आराम से बैठा था। अभी वेपर बन गया, तो अभी उड़कर तो कहीं भी जा सकता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। पानी छत पर से नीचे आ रहा है, उसका रीजन है कि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए आ रहा है। तो हमने बोला कि रिएक्शन इसलिए स्पॉन्टेनियस है क्योंकि स्पॉन्टे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन सेकंड केस हम देख रहे हैं ना, कि जब वेपोराइजेशन हो रहा है, वहां तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है। फिर भी हमको पता है कि नदी का पानी जब वेपर बनाता है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। क्योंकि हम वेपर नहीं बनाते हैं, तो दोनों स्पॉन्टेनियस है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो कैसे, एक नीचे आया तो स्टेबिलिटी बढ़ा, और एक वेपर बना तो स्टेबिलिटी घटा, फिर भी स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब कुछ लफड़ा है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये कोई गारंटी नहीं है ना कि स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। स्टेबिलिटी घटने से भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के एक बात पता चल रहा है कि अगर स्पॉन्टेनियस तुमको कराना है, तो एक तो है कि स्टेबिलिटी क्या हो? इंक्रीज करे। और दूसरा क्या है? स्टेबिलिटी नहीं इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक चीज बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या हो? बढ़े। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि इसकी उतनी मार्केट में डिमांड नहीं है जितना किसका है? इसका है। क्योंकि नदी का पानी वेपर में जब कन्वर्ट होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंस बढ़ेगा। इसका मतलब ये निकल के आया ना कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस अगर हो रहा है ना, तो एक रीजन इतना है छोटा सा कि स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर स्टेबिलिटी उसकी नहीं भी बढ़ रही हो, एक चीज बढ़ना चाहिए, वो क्या है? इंडिपेंडेंस। क्यों? इसको समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो जी, किसी को बोला जाए ना कि शादी कर लो, क्या कर लो? शादी कर लो। मान लो उसका एज हो गया है 35 साल, है ना, एग्जाम्पल के लिए 35 साल, मतलब कम एज लेते, 35 तो ज्यादा हो गया, चलो 35 से तो 5 बच्चे हो जाएंगे। मान लो उसका एज है 22 ईयर्स, और उसको बोला गया तुम विवाह कर लो। तो लोग आजकल क्या है ना, आज के समय में लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहना। क्यों रहना चाहते हैं? ये थर्मोडायनेमिक से बहुत मैच खाता है, ध्यान से देखना। जब शादी करते हैं ना, तो शादी करने से स्टेबिलिटी आता है जीवन में, लेकिन एक चीज घट जाता है, वो क्या है? इंडिपेंडेंस। शादी तो कर ली है, अब शादी कर ली है तो साला स्टेबल हो गया क्या, कि अब सुबह से शाम तक यार जॉब या बिजनेस करते हैं, बस काम खत्म, स्टेबल हो गया। नहीं, लेकिन है ये भी स्पॉन्टेनियस।
क्योंकि ये भी शास्त्रों में वर्णन किया गया शादी करना है। लेकिन शादी करने से प्रॉब्लम क्या है? स्टेबिलिटी तो बढ़िया हो गया, एक बेनिफिट है, लेकिन उससे इंडिपेंडेंस क्या होता है? कम जाता है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में बहुत फायदा है ना। उसमें ये इतना ही नहीं, शादी हम कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड तरीका है, एक ही से करोगे ना। लिविंग रिलेशनशिप में बहुत फायदा है, सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम कहीं और, रात कहीं और। तो देखा जाए तो जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, उसमें होने के कई पॉसिबिलिटी है। इसीलिए इस संसार में जितने भी चीज है ना, वो क्या सोचता है ना, कि हमको आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस। तो अगर कहीं स्टेबिलिटी मिल रहा है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस में अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो स्टेबिलिटी को कोई पसंद उसंद नहीं करता है। किसको लोग पसंद करते हैं? इंडिपेंडेंस को, क्योंकि इंडिपेंडेंस में मजा ज्यादा है। इसीलिए तो ये चीज ध्यान रखना। रैंडम, इसको आगे भी बताएंगे। ये जो इंडिपेंडेंस है ना, इसको थर्मोडायनेमिक्स में इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल कितना रैंडमली मूव कर रहा है। तो होगा क्या ना, कि जो नदी का पानी जब वेपर बना, तो स्टेबिलिटी तो घट गया, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा फायदा उसको किसमें हो रहा है? उससे उसकी रैंडमनेस बढ़ती है। यानी फाइनली एक बात पता चला कि कोई चीज अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ एक चीज तो होना चाहिए, उसकी रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। स्टेबिलिटी है फैक्टर, बट वो एनफ नहीं है। तो स्टार्टिंग के 4-5 लाइन पढ़ो तो पीडीएफ में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, पूरा थ्योरी है इधर। स्टार्टिंग में पढ़ो तो ध्यान से पता चलेगा, पूरा थ्योरी है। फिर इसमें आगे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा तुमको। क्या बना दिया? हाँ? ये क्या बना दिया तू? समझ लो तब नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम चार सेपरेट बनाई हो? हाँ, ये तो गलत है। ये ऐसे नहीं थी, एकदम सीधा ऐसे जब आया ना, जब ऐसे जाना चालू किया, सीधा लाइन है ना, तभी तो ये रिवर्सिबल हो। ये गड़बड़ा गया, इसको सुधारो। और उस अगर अलग अलग तुम बनाए भी हो ना, तो ग्राफ को शेड करना पड़ता है ऐसे करके, ताकि पता चले कि हम एरिया ले। सही है वैसे, समझने के लिए लिखा है, यही सारी बातें उसमें लिखी गई होगी, है ना, छोटे फॉर्म। देख लो पढ़ के। हाँ। सबसे नीचे वाला लाइन, नीचे के 2 लाइन छोड़ देने हैं, उस पेज के लास्ट के 2 लाइन अभी नहीं पढ़, बाद में देखना। बाकी पूरा पढ़ लो। पता चला ना, यही सारी बातें उसमें लिखी गई। होगा यहाँ तक? ठीक है, ये तो निपटा तुम्हारा। इसके जब आगे पढ़ोगे तो आगे कौन सी टॉपिक डिस्कस की गई है? ओके। हाँ सुन, अब आगे फिर से सोचते, फिर आगे पूरा फॉर्मूला ही है। 2-3 मिनट का और काम है इसमें। देखो, ये पता चला कि कोई चीजें अगर नेचुरली हो रही है तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, नहीं हो रही है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है तो क्यों हो रही है? 2 रीजन है, स्टेबिलिटी और फ्रीडम। लेकिन स्टेबिलिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जीवन में एक चीज चाहिए अपने को, क्या चाहिए? फ्रीडम। फ्रीडम है तो फायदा है, नहीं तो स्टेबिलिटी लेके क्या ही उखाड़ लेगा जिंदगी में। तो फ्रीडम चाहिए। सिस्टम को पसंद क्या है? फ्रीडम पसंद है। फ्रीडम ज्यादा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ये बात पता चल गया। लेकिन ये जो भी बातें हमने बोला ना, ये सारे थ्योरेटिकल बातें हैं। इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए एक टर्म है, और उसको बोलते हैं एंट्रोपी। इसको सिंबलिकल फॉर्म में एस लिखते हैं। इंट्रोपी क्या समझाएगा ना, कि जो तुमने पढ़ा
रैंडमनेस को, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को, उसको मैथमेटिकली समझाने का ही टेक्निक है इंट्रॉपी। तो इंट्रॉपी बताता है ना कि कोई सिस्टम कितना ज्यादा रैंडम है, मतलब कितना ज्यादा वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, उसी को समझाने के लिए इंट्रॉपी आया है। और भी कई सारी बातें, एक दो लाइन पढ़ो ना उसमें इंट्रॉपी का डेफिनेशन। उसमें लिखा होगा कि इंट्रॉपी का डेफिनेशन लिखा है, फिर उसका सेकंड पॉइंट में लिखा होगा ना कि इंट्रॉपी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लिखा है ना, किसी टेम्परेचर पे लिखा है। हाँ, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो मैं एक चीज थोड़ा रिकॉल करता हूँ, तुम लोग शायद भुला गए होगे। हमने अब तक जिंदगी में यू पढ़ा था, एच पढ़ा था, और आज एक नई चीज आ गई है, वो क्या है, एस। तो तुमको याद है हमने बोला था इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलता है, इसकी क्या निकलती है, डेल्टा। इसका भी नहीं निकलता है, क्या निकलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू एस निकल सकता है। कैसे निकलेगा थोड़ी देर बाद आएगा, वो बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि यू की अब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जो शुरू से क्लास अटेंड किया वही समझ पाएगा। बीच में तुम एक भी लेक्चर मिस किए हो ना, ये नहीं समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल तुमको बाउंस हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो शुरू से पढ़ रहा है उसको पता है, हमने सब नोट में लिखा है। यू नहीं निकलता था, हमने डेल्टा यू लाया। और क्यों लाया, इसके भी रीजन दिए थे, किसने बताया था डेल्टा यू निकालने के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फिर एच भी नहीं निकलता था, उसके लिए हम डेल्टा एच लाए थे। उसके लिए एक रिलेशन था, याद है तुम लोग को, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। इसमें हमने डेल्टा डेल्टा लगा दिया था ऐसे करके, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हुई है। आज हम पढ़ रहे हैं एस के बारे में, लेकिन एस इन लोगों जैसा नहीं है। एस की एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती है, और कैसे निकलते हैं वो आगे चर्चा किया गया है, उसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले चर्चा करते हैं डेल्टा एस कैसे निकलते हैं। तो एक काम करो, तुम लोग अभी पीडीएफ मत देखो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सिर्फ बोर्ड पे भी कुछ देर देखना, फिर पीडीएफ देखना। सुनो, मैं थोड़ा दूसरे ढंग से समझाता हूँ तुम्हारे बैच में, सुनो थोड़ा और इजी अप्रोच। तो देखो भैया, ये जो इंट्रोपी है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, बोर्ड पे सिर्फ देखना, बाद में पीडीएफ पढ़ना। सुनो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक क्या ही बना रहा हूं। ये एक क्या बन गया, अच्छा सुनो, हाँ, ये हमारे पास इसमें पानी भरा है, ठीक है। और इस पानी का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम गर्म करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे हीट होगा, है ना। अब जैसे जैसे हीट होगा ना, इसका टेम्परेचर राइज करे, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस का पानी धीरे धीरे पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। जरा दिमाग लगा के सोचो, जब पानी को 5 से 100 तक ले जाओगे, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि धीरे धीरे गर्मी देने से उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होगा तो रैंडमनेस घटेगा कैसे, बढ़ेगा ना, क्योंकि पार्टिकल दूर जाएंगे ना तो फ्रीली मूव करेगा। और रैंडमनेस बढ़ेगा तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, क्योंकि इंट्रॉपी का डेफिनेशन में ही लिखा है कि इंट्रॉपी का मतलब होता है रैंडमनेस। कहीं भी अगर इंडिपेंडेंस बढ़ रहा है ना, तो समझो कि इंट्रॉपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 से जब 100 तक हम जा रहे थे, तो इस यात्रा के दौरान इंट्रॉपी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन आगे सुनना, जैसे ही 100 पे जाओगे ना तो एक घटना घटेगा। 100 पे पहुंचा, थर्मामीटर इसमें डाला, ऐसे करके इसमें थर्मामीटर लगाते हैं, थर्मामीटर की रीडिंग बताएगी। अभी 100 पहुंच गया है। जैसे ही 100 पे पानी पहुंचेगा ना, पानी वैसे ही चालू करेगा क्या करना, बॉयल करेगा। पानी बॉयल करता है 100 पे। 100 पे जैसे ही पानी बॉयल करेगा, अभी भी हम आग लगाना नीचे से बंद नहीं किए हैं, अभी भी आग लगा रहे हैं। तो जरा सोचो तो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को अगर हीट करेंगे तो किस में पानी कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो जरा ये तुम लोग पढ़े भी हो सकता है फिजिक्स में, जब ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है ना, उस दौरान इसका टेम्परेचर घटेगा नहीं, कांस्टेंट रहता है। आग हम अभी भी लगा रहे हैं, सोचने वाली बात है, मैंने समझो बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट आता है। देखो, 5 डिग्री के पानी को गर्म किए तो पानी बेचारा गर्म हुआ, धीरे धीरे 100 तक पहुंचा। तो जो भी हम गर्मी दिए, वो सब गर्मी किस में खर्च हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाने में। अभी टेम्परेचर 100 पहुंच गया, अब पानी बॉयल करना चालू किया, अभी भी हम आग लगा ही रहे हैं। अब वो जो आग लगा रहे हो वो हीट अब कहाँ जाएगा,
वेपर में कन्वर्ट करेगा। जो पानी था ना, वो सारा पानी किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। यानी हम जितना हीट देंगे वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, पानी को किस में कन्वर्ट करेगा? वेपर में। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो हीट गया कहाँ? उस हीट का एक नाम भी होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट सारा का सारा खर्च हो जाता है किसमें? पानी को वेपर में बदलने के लिए, यानी फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को बदलने के लिए। ये फिर क्वेश्चन है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे, तो हमने बोला एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंच गया, अभी भी हम आग लगा रहे हैं, तो कोई इसको नींद आ रहा है, पानी पियो, है आगरे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम अभी भी अगर इसको आग लगाएंगे, अभी ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस इंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी? गलत। क्यों बताओ? गलत। तो बचाए मार तो बढ़ेगी। तुम लोग कांस्टेंट क्यों बोले? सर टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है ना। लेकिन तुम उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ रहे हो। इंट्रोपी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, आजादी को बढ़ाना है। जब वो, ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस तो बढ़ रही है ना, वेपर तो बन रहा है ना। अब वेपर बनना तो और बढ़िया बात है, पहले से ज्यादा बढ़िया है। पहले तो टेम्परेचर बढ़ा था, तो पानी के टेम्परेचर बढ़ा के ही क्या कर लो, अभी तो पानी ही है ना, पार्टिकल खाली दूर दूर हो गए थे। और अभी तो सीधा एकदम लिक्विड ही किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। अभी तो पूरा कूद कूद के इसका बढ़ेगा इंट्रोपी। इससे एक बात पता चला कि इंट्रोपी दो तरीके से बढ़ती है। पहला है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, और अगर टेम्परेचर नहीं भी बढ़े तो चलेगा, एक चीज बदलना चाहिए, स्टेट। और वो भी स्टेट बढ़िया वाला स्टेट में जाना चाहिए। उल्टा भी हो सकता है प्रोसेस, पकड़ रहे हो ना? अभी हम बॉइलिंग की चर्चा कर रहे हैं, फ्रीजिंग भी तो हो सकता है ना। क्योंकि लिक्विड से जब वेपर बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ना, टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा, लेकिन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होगा ना, तो इसकी इंडिपेंडेंस, रैंडमनेस बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि ये जो इंट्रोपी है ना, ये दो तरीके से बदलता है। पहला है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्टेट बदल गया। और दूसरा है टेम्परेचर चेंज। अभी सुनो, अभी बोर्ड पे ही देखना, फिर हम एक बार रीड कर लेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे एग्जाम्पल, अच्छा पहले बताता हूँ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो फॉर्मूला आता है डेल्टा एस का, वो याद रखना, क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब होता है, तुमको ऑलरेडी पता है, हीट, और टी मतलब टेम्परेचर। अब इसको मैं अलग अलग केस में तुमको समझाता हूं। मान लो हमारे पास पहला केस है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब H2O बर्फ जो है, वो बर्फ कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो जरा बताओ तो इसकी डेल्टा एस कैसे निकलेगी? क्यू की जगह पता है क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन। क्यू मतलब हीट, और ये हीट किसके काम में आ रहा है? फ्यूजन करने में, क्योंकि हम पिघला रहे हैं इसको, डिवाइड कर इससे करेंगे टी से। अच्छा ये कोई बता सकते हो क्या, ये कौन सा टी होता है? टेम्परेचर तो होता ही है, ये टी होता कौन सा है? जब सॉलिड से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस टी को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका एक टर्म है ना, उस नाम है, उस पॉइंट, उसको कुछ पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना, दोनों सेम ही है। यानी कि ये कौन सा टेम्परेचर है? मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा इतना ही नहीं, और भी सोच सकते हैं। देखो सर, ये लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो मेल्टिंग होता है, ये हमने चर्चा किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। और इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो इसका फॉर्मूला में ये भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच फ्रीजिंग, या सॉलिडिफिकेशन में लिखते हैं, फ्रीजिंग लिख लो चलेगा, डिवाइड बाई टी। लेकिन दोनों में अंतर है। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम याद रहेगा तो समझ में आएगा। सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हीट देते हैं ना, यानी वो एंडोथर्मिक होता होगा। तो अगर सपोज करो डेल्टा एच फ्यूजन 10 जूल है, तो ये कितना होगा? -10। क्यों? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट देना पड़ता है, लेकिन जब लिक्विड ही सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होगा। तो फॉर्मूले में कोई चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू में हम क्या करेंगे? उलट करके रखेंगे। ये तो बताया तुमको फ्यूजन की कहानी। फ्यूजन से ऊपर उठो थोड़ा सा, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है? H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है?
H2O वेपर यानी गैस में। चलो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एस क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी। इस बार क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। इसका भी उल्टा होता है पता है ना, ये है वेपोराइजेशन और ये क्या है, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसके भी दो फॉर्मूले हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, डेल्टा एस यहाँ लिखेंगे डेल्टा एच कंडेंसेशन, या इसको लिक्विफिकेशन भी बोला जाता है, कंडेंसेशन है ना, डिवाइड बाई टी। ये दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। फिर से सुनो, वेपोराइजेशन करने के लिए हीट देंगे ना, और जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो हीट रिलीज हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू मान लीजिए 2 किलो जूल है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 किलो जूल। ये सब क्वेश्चन में तुमको दिखेगा, मैं तुझसे समझा रहा हूँ ऐसे का। और भी एक केस है, मान लीजिए ये केस मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ, पीडीएफ तुम पढ़ो, अब पढ़ना चालू करो शुरू से। तो इंट्रॉपी वाला जहां पे था ना, इंट्रॉपी वाले पीडीएफ पढ़ो, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, इंट्रॉपी वाला। देख लो कहाँ तक देख रहे हो तुम लोग, यहाँ तक देखना है, आप शो ये सही है। डेल्टा इसको उसमें कई सारे दिए हैं, एप्लीकेशन करके लिखा है ना, तो एप्लीकेशन वाले सारे पढ़ो, देखो फ्यूजन में लिखा है, मैं भी समझाया वो, ठीक है। कुछ इसमें थ्योरी ज्यादा है, ये वाले पोर्शन में सेकंड लॉ में बहुत थ्योरी आता है इसमें। उतना टेंशन मत लो थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते थ्योरी तुम सीख जाओगे। एक पॉइंट लिखा है इस एक वाले के सेक्शन में, एप्लीकेशन के सेकंड एप्लीकेशन देखो तो फॉर वेपोराइजेशन, उसमें रेड कलर के एक वो लिखा है कि सॉलिड से ज्यादा लिक्विड है और लिक्विड से ज्यादा गैस है। ये बात सही है, जो गैस होती है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि गैस ज्यादा रैंडमली घूम सकता है। तो ये तो नॉर्मल बात है, कोई भारी बात थोड़ी नहीं लिखा है, ठीक है, ये तो बढ़िया है। और अगर देखो आगे, नीचे में एक पॉइंट लिखा है उसी पेज में, एप्लीकेशन वाले के नीचे के पेज में, कुछ तुम देख रहे होगे कि लिखा है दिस शुड नॉट बी सब करके कुछ। ये पॉइंट तुम लोग मत लिखना, तो पूरा स्किप कर दो पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट किसी काम का नहीं है फिलहाल, आगे हम पढ़ाएंगे इसको और शॉर्ट है ना। इस बैच में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था, उतना डिटेल जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फालतू का चीज पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको इसे शॉर्ट कर दूंगा ये पूरा ये। तो ये वाला मत लिखना नीचे वाला। ओके, तीसरा पढ़ो तो थर्ड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पूरा डेरिवेशन जरा गौर से देखो तो क्या लिखा है। सबसे पहले उसने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एस क्यू अपॉन टी, फिर आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है, उसने जीरो रख दिया। क्यू किसके बराबर आ गया, -डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हमको आइसोथर्मल में पता है कि यही होता है ना, उस फॉर्मूले को देखो पुट कर दिया तो क्यू मिल गया, और उस क्यू को लेके जाके रख दिया है कहाँ पे, डेल्टा एस के एक्सप्रेशन में। देखो क्यू बाई टी, तो 2.003 एन आर टी लॉग वी टू बाई वन डिवाइड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एस क्या बन गया देखो तो, 2.03 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। तो चाहो तो ये फॉर्मूला तुम याद भी रख सकते हो, नहीं याद रखना है ना तो भी चलेगा। ये पूरा डेरिवेशन याद रखो क्या, कि जब जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना, उसमें डेल्टा एस हम ऐसे निकालते हैं, दोनों चलेगा, जैसे तुमको इच्छा लगे वैसे कर सकते हो। हाँ फिर से वापस आओ जहां पे हम अभी पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, फिर से बोर्ड पे आओ। कहाँ गया वो, लगता है स्लाइड पीछे था क्या, नहीं पीछे नहीं था, इसी में था, ऊपर में था।
हाँ ये वाला, ये फिर से आ गया देखो। तो अभी कुछ देर पहले हमने एक बात बताया कि इंट्रोपी दो तरीके से बदलती है। हमने पानी को गर्म करने वाला तुमको एग्जांपल दिया। हमने बोला टेम्परेचर को बढ़ाओ और फेज को बदलो। फेज को बदलने से जो इंट्रोपी बदलता है उसकी फार्मूला कौन सा है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन टेम्परेचर से कैसे इंट्रोपी बदलेगा उसको देखो, हम लोग थ्योरेटिकली समझ में आ गया है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल दूर दूर हो जाता है। लेकिन कैसे बदलता है वो तो पता चला, लेकिन कितना बदलेगा मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, उसको समझने के लिए यहाँ पे एक दूसरा लॉ है। इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो एक ही क्लास में मैंने दोनों लॉ ला दिया, सेकंड लॉ खत्म। अब आ गया थर्ड लॉ। तीन लॉ है टोटल पढ़ने। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि इंट्रोपी टेम्परेचर से कैसे वैरी करते हैं और कैसे वैरी करता है। नीचे में एक फॉर्मूला लिखा है देखो, S इज इक्वल टू क्या लिखा है? NCP/LNT। अगर तुम लॉग यहाँ पे ई बेस होता है ना, 10 बेस में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 2.303 NCP log T। तो देखो यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार। देखो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम एस बता सकते हैं। तो इंट्रोपी का देखो सेकंड पॉइंट वो लिखा था ना कि अब सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी यू हम जिंदगी में नहीं निकाल सकते हैं, एच नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एस निकाल सकते हैं। और ये निकालने का जिसने तरीका बताया है उसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसने ये फार्मूला दिया है। हाँ इसमें कुछ कुछ चीज तुमको काटना है जो तुम्हारे नीट में नहीं है, मैं बताता हूँ कौन सा काटना है, थोड़ी दूर बाद आएगा। और सुनो, अब यहाँ पे और देखना, ये तो एस का फॉर्मूला है ना। अगर डेल्टा एस निकालना हो तो देखो फॉर्मूला कैसे, वो भी लिखा होगा 2.303 एनसीपी क्या लिखा है? लॉग T2/T1। यानी कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हमको निकालना है डेल्टा एस की वैल्यू, सीधा फॉर्मूला रख दो, काम खत्म। सीपी वगैरह क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। ये भी निपट गया, तुम्हारा फॉर्मूला हो गया खत्म बाबू। आगे बढ़ो जी। हाँ नीचे में दो चीजें तुम्हारे काम के नहीं है, दिख रहा है तुमको? कॉम्बाइंड फॉर्मूला देखो तो मिला, और एक और कौन सा है? इंटीग्रेटेड। ये नीट में नहीं, प्योर जेई का है, इसको मत लिखना, तुम कहीं लिख लो अभी, याद रखना ये टॉपिक नहीं है नीट में पढ़ना, इसको हम छोड़ देंगे इंटीग्रेशन वाले। तो ये अपना फालतू का है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुको तो ऐसे बैक कर दो थोड़ा सा, ये है। सुनो एक काम करो, वो इंटीग्रेशन के बाद एक छोटा सा बात पढ़ना है लास्ट के हाफ पेज में, देख रहे हो तुम? डेल्टा एस यूनिवर्स, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी जो पढ़े हैं ना इसका मैं पूरा एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन आ जाओ उसके नीचे के पेज पे, बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, करते हैं एक एक करके। चलो तो करते हैं। देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, देखो तो। हाँ तुम लोग साथ साथ सोचना, तो थोड़ा कॉपी निकाल लो, कॉपी में अगर कुछ लिखना हो तो लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है फाइंड इंट्रोपी चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बोलता है जीरो है, कैसे? क्योंकि डेल्टा इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, और एडियाबेटिक में जीरो कौन होगा? क्यू। और क्यू के जगह तुम जीरो रख दोगे तो डेल्टा एस में क्या हो गया? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी हमको जिंदगी में कहीं भी कोई पूछ दिया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम डेल्टा एस निकालो, तो हम कितना बोलेंगे जी? जीरो, खत्म। आगे बढ़ो। इंट्रोपी डैश 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 व्हेन इंक्रीज इन हीट, मतलब हीट जब ज्यादा देंगे तो इंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि हीट देने से एक्सपेंशन होने लगता है, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। क्लियर, नॉर्मल बात है। थर्ड बताओ, ऑन मिक्सिंग ऑफ गैसेस, अच्छा दो गैस को मिला देंगे, तो ये थोड़ा लिखा है उसे पर मत जाओ, तुम अपना दिमाग लगाओ कि दो गैस को मिलाने से इसमें लिखा है कि इंट्रोपी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा थोड़ा सोचो तो। दो गैस है, उसको मिक्स कर दिए, तो इंट्रोपी कैसे बढ़ेगा? तुमको लग रहा होगा घटेगा। कई स्टार्टिंग में कई लोगों को लगता है घटेगा, कैसे मैं बताऊं कैसे। एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक गैस है, ऊपर से दूसरा गैस उसमें ढकेल के भर दो, तो सारा दो गैस भरेंगे तो उड़ने की क्षमता घटेगा ना, तो इंट्रोपी घटना चाहिए ना। ये बोल रहा है कि बढ़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है हमारे सोच में। एक्चुअली दो गैस को जब मिक्स करते हैं ना, सुनो, ऐसे मिक्स नहीं करते हैं। ये एक सिलेंडर में गैस है, दूसरा गैस उसमें डालना है, नहीं। कोई कहीं अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हो कि मिक्सिंग ऑफ टू गैस, इसका वास्तव मीनिंग मैं समझाता हूँ। ये एक रूम है जिसमें एक कोई गैस था,
और वो बगल में रूम है जो इसमें बी कोई गैस है, बीच से दीवार को क्या करो, तोड़ दो। ये है कॉन्सेप्ट। तो ए गैस किस में मिक्स होगा, बी में। अब इंट्रोपी बढ़ेगा, देखो कैसे। भैया ए को घूमने के लिए एक ही घर था ना, अब दीवार तोड़ देंगे तो ए कहाँ घूम सकता है, बी में भी, और बी कहाँ घूम सकता है, ए में। तो ए के घूमने की जो आजादी है, रैंडमनेस क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे मिक्सिंग ऑफ गैसेस, उसका मीनिंग ये होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं तुम सोचना कि अच्छा मिक्सिंग ऑफ गैस एक सिलेंडर में दूसरा को डालेंगे सर तो कम हो जाएगा, नहीं, ये सोचना ही गलत है। हाँ, खत्म हुआ भैया, आगे बढ़ो। when solid and liquid is mixed in solvent, अच्छा, मतलब सॉलिड या लिक्विड को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, मतलब ऐसे सुनो, पानी है, पानी में हम चीनी डालेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा ही घटेगा। अच्छा, कि रुको रुको रुको, सबसे पहली बात कि पानी में चीनी डालेंगे तो किसका एंट्रोपी, पानी का कि चीनी का, चीनी का, चीनी का, पानी का नहीं। तो चीनी को जब पानी में डालेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा घटेगा, सोचो। बढ़ना चाहिए, कैसे, चीनी घुल जाएगा। अरे भैया पहले चीनी सॉलिड था ना, अभी उसको घोल देंगे तो पूरा मजा उसको आएगा, पानी में ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ज्यादा उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी, इसका मतलब इंटर भी बढ़ेगा। अच्छा, लिक्विड को मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में तो भी बढ़ेगा क्या, तो भी बढ़ेगा। सिंपल सोचो ना, मान लो दारू है, इतना बड़ा सीसी में है, छोटा सा सीसी है 10 ml का, उसमें दारू है, उसको एक बाल्टी पानी में डाल दी, तो अभी जो दारू सीसी में बंद था, अभी एक बाल्टी पानी में घूमेगा, तो उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ी ना। कुल मिलाकर के इंट्रॉपी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कहीं भी इंडिपेंडेंस बढ़ रहा है तो समझो कि इंट्रॉपी बढ़ेगा, ये है सिंपल बात। आगे पढ़ो। व्हाट विल हैपन व्हेन गैस इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, अच्छा इसमें बोलता है घटेगा, कैसे, सही बात है, सोचो, गैस को पानी में घोल दिए, तो गैस ऑलरेडी इंडिपेंडेंट था, तुम उसको सॉल्वेंट में घोल करके उसकी इंडिपेंडेंस को तुम छीन लिए हो ना। भैया गैस था तो पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा था, तुम उसको बोलो कि नहीं तो बाल्टी में चले जाओ, तो बाल्टी में भ्रमण करेगा ना सिर्फ। इसका मतलब जो गैस को पानी में घोलते हैं या कहीं भी घोलते हैं किसी सॉल्वेंट में भी, तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। ये गया। एक और सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं छोटे छोटे, इसमें से सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका है, दो सवाल है, बड़े ध्यान सुनना। 0.1 mm, मतलब याद है ना मोलैरिटी, 0.1 m यूरिया वर्सेस 0.2 m यूरिया। तो अपना दिमाग लगाना, उसके आंसर पे मत जाओ, तुम खुद से सोचो कि 0.1 m यूरिया और 0.2 m यूरिया में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किस में होगा, कैसे हम सोचे कैसे इसको। इसमें तो लिख रहा है ना, जिसका कंसंट्रेशन कम है उसकी एंट्रोपी, कैसे, इसको थोड़ा एनालाइज करो ना, लॉजिक से सोचो, क्या कम होगा तो, हाँ सही बोला, कंसंट्रेशन कम है तो अमाउंट कम है ना, मोल कम है, मोल कम है तो ढीला है, घूम सकता है। अब मोल ज्यादा डाल दोगे तो हाई पैक हो जाएगा, हाई पैक हो जाएगा तो इंडिपेंडेंस घट जाएगा, यानी कंसंट्रेशन हाई रखोगे तो उसको घूमने में तकलीफ होगी, तो हाई कंसंट्रेशन से एंट्रोपी घटेगा, लो कंसंट्रेशन से बढ़ेगा, इसलिए हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। ठीक है, और देखो, एक और सवाल है, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एस। अच्छा, इन सारे रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताना है। फिर से तुमको लॉजिक से समझाता हूँ, ये सारे, ये खाली सवाल तुम कर लोगे ना, तो इन टॉपिक के जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सब हो जाते हैं, इसीलिए हमने बहुत सारे सवाल इसमें लिखे हैं। सबसे पहला रिएक्शन देखो तो क्या लिखा है, CaCO3 कन्वर्ट हो रहा है CaO और CO2 में। अब यहां लिखा है कि एंट्रोपी पॉजिटिव है, तुम सोचो क्यों पॉजिटिव है, दिमाग लगाओ। आए? वो तो मान लिए तुम्हारा बात कि हीट दिया है, लेकिन हीट देने से इंट्रोपी क्यों बढ़ा, हाँ, क्योंकि उस रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या है देखो तो, गैस, और गैस जैसे ही बनेगा, मतलब रिएक्शन होने से पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, वो तो सॉलिड होगा, तुम उसको हीट कर दिए तो गैस बन गया, यानी वही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ गई ना, इसीलिए, इसीलिए बताया है। सेकंड देखो, सेकंड में तो भैया निगेटिव लिखा है, क्यों, दिमाग लगाओ, सॉलिड नहीं बना है सेकंड में, जी है, जी है रे, शेष नहीं है। आए? उसमें तो सॉलिड नहीं बना है। पैक का क्या पहले काम क्या था, देखो क्यों कमा, पहले दो गैस थे,
दोनों अपने अपने जिंदगी में जी रहे थे। अब हमने दोनों की शादी करा दिया, एक घर में बंद कर दिया, जा। तो दो लोग की इंडिपेंडेंस को हमने छीन लिया ना, एक बनाने के लिए। पहले दो अलग अलग था, अब दोनों को मिला दिए, एक बन गया, तो इनकी इंडिपेंडेंस घट गई है। तो बोलोगे सर अभी आप कुछ देर पहले बताए थे कि गैस मिक्स होने से एंट्रोपी बढ़ता है, अगर इतना तुम सोच पाओ तो। यहाँ आप बोल रहे हो कि मिलाने से घट गया। ध्यान रखो, हम जो पहले बताए थे ना, वो हमने रिएक्शन नहीं बताया था, हमने मिक्सिंग बताया था। अरे मिलना जुलना अलग चीज होता है, शादी करना अलग होता है। हमने पहले जो केस बताया उसमें दो गैस को हमने मिक्स खाली किया था, दोनों रिएक्शन नहीं किया है। यहाँ तो रिएक्शन हो गया, दोनों में अंतर है। मिक्सिंग ऑफ गैस अलग चीज होता है एंड रिएक्शन ऑफ गैस अलग होता है। ये N2 और H2 वाला तुमको जो दिख रहा है ना, ये रिएक्शन किया है, मिक्स नहीं किया है। और जब रिएक्शन करेगा तो उसकी इंडिपेंडेंस घट जाएगी। ठीक है भैया, ओके। तीसरा देखो, निगेटिव होगा, पता चल रहा है क्यों? हाँ, दो लोग सेपरेटेड थे, उनको हमने बर्बाद कर दिया है मिला करके। चौथा देखो, चौथा पॉजिटिव कैसे हुआ ये सोचो। O2 किसमें बन रहा है? O में। इसे बोला एंट्रोपी पॉजिटिव है, क्यों? दिमाग लगा दो, सोचो सोचो सोचो, सोच सकते हो। पढ़ाया गया, हमने मोल में पढ़ाया ऐसा कुछ। O2 O में कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी क्यों बढ़ रहा है? ऐसे सोचो ना, O2 है क्या वास्तव में? गैस हो तो छू तो हमको ही पता है, गैस तो दोनों साइड है। O2 मॉलिक्यूल है, और O O के बीच में क्या होता है? बॉन्ड। जब तोड़ देंगे तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो बॉन्ड जब एटम में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए एंट्रोपी बढ़ा। पता चला ना? पहले दो O थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे बॉन्ड से, हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सिंपल एटम बन गया, इसीलिए इंडिपेंडेंस बढ़ गई। ओके जी। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर में से क्या हुआ जिंदगी में? हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में गैस बन रहा है, इसीलिए बढ़ गया। छठा देखो, गैस बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। सातवां, सातवां तो कुछ गड़बड़ है जी। आ, सातवां में प्रेशर है, कि लेफ्ट साइड में प्रेशर 10 ATM था, राइट साइड में प्रेशर 1 ATM है। तो बताओ डेल्टा एस कैसे होगा, इसको कैसे सोचें? प्रेशर कमा है ना, तो कम दबाओगे तो खुल जाएगा ना, कम हम ऐसे करके छोड़ देंगे, आहा तो फैल जाएगा, हो गया। आठवां क्या है? ये पता नहीं, बायो तुम लोग पढ़ते हो तो कुछ आइडिया होगा। कोगुलेशन ऑफ एग, समझते हो कोगुलेशन ऑफ एग किसको बोलते हैं? एग के भीतर में पीले कलर का लिक्विड होता है, जब उसको पानी में बॉयल करते हैं ना, वो लिक्विड सॉलिड बनने लगता है। तो तुम बोलोगे सर निगेटिव होना चाहिए ना फिर, तो पॉजिटिव लिखा है। ये बहुत अंदर की बात है, ये वैसे ऊपर से देखने से नहीं होगा कि लिक्विड सोचना ही। इसमें पढ़ना है, पढ़ाएंगे तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब अंडे को बॉयल करते हैं ना, तो उनके जो प्रोटीन होते हैं ना, डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर्ड और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के बारे में तुम लोग पढ़े हो कुछ क्या अभी तक? मे भी नहीं पढ़े हो, वो नहीं पढ़े, वो शायद बॉटनी में पढ़ना है, बॉटनी पढ़ में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इसको रट लेना, कोगुलेशन ऑफ एक पॉजिटिव होता है। ग्रेफाइट से क्या बन रहा है? यहाँ निगेटिव क्यों है सोचो। ये तो बहुत दिमाग वाला बात हो गया रे। हैं? हाँ, क्योंकि ग्रेफाइट डायमंड हार्ड होता है, तो उसके पार्टिकल एकदम पूरा पकड़ लेगा बढ़िया से, इसीलिए माइनस। और रबर को स्ट्रेच करने से निगेटिव क्यों होता है? इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको। रबर को खींच देंगे तो एंट्रोपी घटेगी कैसे? ये नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इसको समझाने के लिए तुमको बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट चाहिए, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, रट लेना ये, ऐसा खत्म है ना। इसके बाद उसके नीचे एक सवाल है, वो छोड़ दो, दूसरे पेज में आओ। दूसरे पेज का पहला सवाल छोड़ दो, इन द सेंस कि वो कल करेंगे, है ना। तुम क्या क्या छापोगे आज, मैं अभी लास्ट में बता देता हूँ क्या छापना है क्या छोड़ना है, ठीक है? पहले देखते जाओ, ये क्वेश्चन पहले देखो तो। कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्सन ऑफ, कुछ तो लिखा है ऐसा, पता नहीं क्या क्या। 1 ग्राम आइस इंटू वाटर एट 273 केल्विन हीट ऑफ फ्यूजन। देखो भैया, डेल्टा इसका फॉर्मूला लगाया है, देख लो तुम, Q/T। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है बताओ?
क्यू कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या? दिया है, लास्ट लाइन पढ़ो कितना, 6.025 किलो जूल है। 1000 से क्या किया है, मल्टीप्लाई। डिवाइड किससे करेंगे, टेम्परेचर से। टेम्परेचर कितना है, 273। लेकिन 18 से भाग क्यों दिया, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन में लिखा था इंट्रोपी चेंज कितने का निकालना है, 1 ग्राम का। यानी कि 1 मोल का नहीं है। 1 मोल का होता तो हम सीधा ही मार देते, 18 से भाग देने की जरूरत नहीं था। 1 ग्राम का है ना, तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास से भाग दे देंगे। तो जो वैल्यू आया उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो उसको ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई कुछ करना नहीं, नॉर्मल सवाल है, देख सकते हैं। बाकी के सवाल इसमें तुम मत करना, फिर कुछ सेकंड में देख लेता हूँ तुम्हारे लेवल में आएगा। सेकंड कर सकते हैं, सेकंड करो, हाँ नीट ही का है। देखो सेकंड, कैलकुलेट द डेल्टा एस वेन, इसका डीपीपी देंगे, वेन 1 मोल नाइट्रोजन गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में डेल्टा इसका फॉर्मूला था ऊपर, देखो तो कहाँ था, कहीं तो था ऊपर, चलो ना। ये है, हाँ ये है, कहाँ गया है, ये वाला 2.303 एन आर लॉग V2/V1। चलो ये फॉर्मूला ही लगता है इसमें यूज किया है, देखो यही किया है ना। 2.303, एन की जगह कितना रखा है 1, आर की जगह 8.31, लॉग V2/V1, V2 कितना है 10/1। सॉल्व कर दो, काम खत्म। सवाल बहुत सरल है, कुछ नहीं, यही तुमको करना होगा, अगर तो कुछ करना नहीं है। लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन छोड़ देना, वो नीट का नहीं, वो जेई लेवल का है। किसी को समझ में आया तो कर सकते हो, थोड़ा हाई लेवल सवाल है, नीट में नहीं आता वैसा। बस आज के लिए इतना ही। मैं तुमको खाली ये बता देता हूँ इसमें से कैसे कैसे लिखना है। तो कल हम सब निपटाएंगे, कल क्वेश्चन करेंगे, तो कल ये तुम्हारा पार्ट 2 पूरा फिनिश। कल कौन सा दिन है रे, थर्सडे। इसके बाद बचता है फ्राइडे और सैटरडे। तो इस हफ्ते में हम पार्ट 2 तक ही रुक जाएंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट 3 डेज, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे अलग अलग। क्योंकि तुम्हारे बैच में सवाल ज्यादा करा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत जल्दी हो जाता है खत्म, इसीलिए सवाल नहीं कराएंगे तो तुमको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अभी 3 दिन हम सिर्फ सवाल लेंगे बहुत सारे। सैटरडे तक, सैटरडे को तो पढ़ाई नहीं होता है, नॉर्मली कहानी वगैरह थोड़ा वो सुनाएंगे। फ्राइडे तक मोस्टली होता है। तो इसमें क्या क्या लिखना है, फिर हम लोग अगले मंडे, आने वाले मंडे से पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 3 बहुत छोटा, 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। अगले हफ्ते में चैप्टर समाप्त। 3 हफ्ता तुमको लगा, 3 हफ्ते में खत्म। लगभग कितने लेक्चर हुए होंगे, 14-15 हो जाएंगे 3 हफ्ते में। चलो देखो क्या क्या लिखना है आज का, जहां से चालू किए थे वहां से आओ तो। कहाँ चालू किए थे, आ जाओ आ जाओ। क्या क्या छोड़ना है मैं बताता हूँ, देखो। थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 पार्ट 3 है, लेकिन हमारे लिए पार्ट 2 है, ठीक है। सबसे पहला देखते जाओ क्या क्या छोड़ना है। पहला पेज पूरा लिखना है, ठीक है। सेकंड पेज स्क्रॉल करो हमारे साथ साथ, एंट्रोपी वाला पेज है, पूरा लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ो, एप्लीकेशन वाला पेज। हाँ, एप्लीकेशन वाले पेज में लास्ट के जो 2 लाइन है ना, सबसे नीचे में, उसको छोड़ देना है। स्टार करके जो लिखा है, वो पॉइंट हम तुमको आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये फालतू में मैं उसमें लिखाया था, टाइम था इसलिए, कि तुम नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे, और है ना, जल्दी करने के लिए, क्योंकि जेई का ये पीडीएफ है, इसलिए ये ध्यान रख लो, ये लास्ट का छोड़ना याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके आगे फिर बढ़ो, सही है, इधर नहीं कुछ छोड़ना है। इसके आगे कुछ नहीं छोड़ना है, सब सही है, कुछ कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ, ये पेज था ना जिसमें लिखा है कॉम्बाइंड फॉर्मूला और इंटीग्रेटेड फॉर्म, था ना, आगे जाओ मिलेगा। ये दोनों के फॉर्मूले छोड़ देने हैं। कॉम्बाइंड फॉर्मूला भी छोड़ देना है, और इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये दोनों नहीं अपने को करना है, नीट में नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद नीचे लिखा है डेल्टा एस यूनिवर्स, उसको लिख करके लाना। कल 5 मिनट में समझा दूंगा स्टार्टिंग में, है ना, आज नहीं समझाएंगे, आज ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। तो ये लिखना है, ये लिखना है। फिर इसके आगे क्वेश्चन आंसर था, पूरा लिखना है, एक एक सवाल, सारे के सारे सवाल अपने को लिखना है पूरा। पूरा लिखो, पूरा लिखो, पूरा, पूरा नीचे तक पूरा, हाँ जी हाँ। फिर यहाँ पे अंतिम पेज नहीं, अभी जिस पेज में हम क्वेश्चन करा रहे थे ना, उसमें 2 क्वेश्चन लिखने हैं। तीसरे वाले को क्या करना है, छोड़ देना है। 2 सवाल लिख लेना चलेगा, है ना, तीसरा वाला छोड़ देना। ओके, लिख करके लाओ पहले तुम लोग, और इसके बाद मैं देख लेता हूँ। बाकी कुछ मत लिखो,
बस इतना ही। इसके आगे जो भी है ना, मैं क्लास में कल लिख करके पूरा समझा दूंगा, फिर क्लास में से ही छाप लेना। दिखाते इतना ही, तुमको इस पीडीएफ से लिखना है बस। इसके ऊपर सवाल मैं बेसिक भेजता हूँ कुछ कुछ, तुम लोग ट्राई करो, फिर कल हम चर्चा करेंगे। तो कल परसों हमारे पास 3 दिन समय है, हम 3 दिन समय देंगे इसी के ऊपर, पूरा पार्ट 2 के ऊपर। तो पूरा बढ़िया से हो जाएगा। तो अगेन फिर से, जिसके लेक्चर छूटे हैं तुम्हारे पास फिर से टाइम है, नेक्स्ट 3 डेज, है ना? है ना, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर में कुछ नहीं, इतना पढ़ाने पता है मेरे को कितना लगा, 3 लेक्चर का है पूरा। उधर के बैच 3 लेक्चर लिए थे ना, तभी हुआ था। हमारा 1 लेक्चर में हो गया, कुछ लिखा है नहीं। नहीं तो साला लिखाने में ही बहुत टाइम लगता है, कितना लिखा है देखो ना, पूरा लिखाने में बहुत समय लगता है। तो 3 लेक्चर का पढ़ाई तुम्हारा 1 लेक्चर में हो गया, क्योंकि कुछ लिखाया नहीं। इसका मतलब तुमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब हम लिखाते हैं तो पढ़ाई कम होता है, तो एक दिन में कम पढ़ना पड़ता है। लिखाए नहीं, अब सब समझा दिया, ऐसे ऐसे करना है, काम खत्म। अब जा करके लिखो, फॉर्मूला अच्छे से लिखो। अब तुम्हारे बैचे में सवाल ज्यादा कराऊंगा 3 लेक्चर, तो सवाल कराएंगे ना तो ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। फायदा लेकिन सेम ही है दोनों को देखा जाए तो करके लाओ। और जिसका छूटा है फिर से तुम्हारे पास समय है, फिर से कर सकते हो, है ना? यानी पार्ट 3 आएगा मंडे को, तब तक 4 है। और पार्ट 3 के बारे में बताता हूँ। पार्ट 3 में इधर से कोई लेना देना नहीं है, एकदम 1 रुपया भी नहीं। मतलब पार्ट 3 बिल्कुल अलग है, उसका नाम भी अलग है, उसको थर्मोडायनेमिक्स नहीं बोलते हैं, उसको थर्मो केमिस्ट्री बोलते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये फिजिक्स का पार्ट होता है। थर्मोकेमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो अलग टॉपिक है, इधर से कोई लेना देना नहीं है उसको। अगर ये सब भी तुम्हारा खराब हो जाएगा वो समझ में आएगा। और उससे 2 सवाल नीट में आते हैं, 2 सवाल में पार्ट 1 पार्ट 2 से आएंगे 2 सवाल, और पार्ट 3 से 2 आता है, ऐसे वो ओनली पार्ट 3 इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 4-5 क्वेश्चन नीट में आते हैं इस पूरे चैप्टर से, है ना? तो ये सब आज लिख लो, इस हफ्ते में हमारा टारगेट यही है, बाकी हम अगले हफ्ते में पूरा करेंगे। इसको लिखो, इसको समझो, और डाउट वगैरह तुम लोग पूछ लेने का, ठीक है ना? तो मैं तो डीवी पहले बना के दोनों को भेजता हूँ, है ना जी? ओके, तो इतना समझ में आया, ये सब लिख लेना। ठीक है, सब लोग लिखते जाओ, अच्छे से थोड़ा सजा करके लिखना, जल्दीबाजी में गलत सलत मत लिख लेना। और पीडीएफ में कहीं नहीं समझ में आए वो पूछ भी लेने का, ठीक है? नहीं तो छाप गलत मत लेना। और सब कुछ मत छापना अपना दिमाग से। तुम्हें सोचना कि सर जो नहीं बोले वो भी हम छाप लेते हैं, नहीं, वो तुम्हारे नीट का है नहीं, इसलिए मत छापने का। ठीक है, हर एक